आपके लिए सेल क्या है? कोडिंग आज के टाइम पे ना हर एक सेल है जी। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं तो वो भी एक सेल है। आपने कैसे शुरुआत करी? मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो एसबीपी में हुई थी। तब से लेके आज तक 13 साल से मैं इसी कंपनी में हूँ। तो ऐसा क्या था जो आपको एसबीपी ग्रुप ने बांधे रखा 13 साल से? तो आपके लिए मेंटोर कौन था एसबीपी ग्रुप में? एक नहीं बल्कि दो मेंटोर रहे हैं आज तक। हर इंसान, हर बच्चे में एक टैलेंट है और जो किसी ना किसी फील्ड में खुद को प्रूव भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने खुद को सेल्स इंडस्ट्री में प्रूव किया है। Building Stories, an official podcast by SBP Group. अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पीक पे है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले चुका है। हर कोई इंसान रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में जानना चाहता है, उसके मिथ के बारे में जानना चाहता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, फर्स्ट टाइम बायर के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती है और अगर हमें उसके लिए एक्चुअल गाइडेंस मिल जाए और वो भी सही जगह पे सही टाइम पे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमें बहुत सुकून मिल जाता है कि हाँ यार, जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे वो हमें एक्चुअल में मिल गया है। तो हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर जानकारी लेके आएँ, चाहे वो सेल से रिलेटेड है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, चाहे वो कोई मिथ है, तो हमारा पॉडकास्ट आपके लिए वो चीज़ें लेके आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट शालू चौहान और स्वागत है आपका बिल्डिंग स्टोरीज़ के एक और एपिसोड में। बिल्डिंग स्टोरीज़ एक ऐसा एपिसोड है जो आपको सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि उन कहानियों के बारे में बताता है जो बिल्डिंग के पीछे छुपी रह जाती हैं। और हाँ, हम आपके लिए वो कहानियाँ लेके आते हैं अपने हर एपिसोड में एक नए रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही इंसान की है जिन्होंने अपनी शुरुआत एक्सीडेंटली रियल एस्टेट से स्टार्ट करी थी और आज एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है एसबीपी ग्रुप में ही पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं मिस्टर कुणाल सोबती जी, जो आज की डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच शालू जी। कुणाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी अर्ली लाइफ के बारे में। अगर मैं बात करूं अपनी चाइल्डहुड की तो मैं घर का यंगर चाइल्ड था, नोटी था शुरू से। तो अपनी बातें मनवाने में मुझे पता था कि कैसे बातें मनवाई जाती है। तो एक इंसिडेंस आपसे शेयर करता हूँ चाइल्डहुड का। जी। एक बार मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैंने घर वालों को जिद करी कि मुझे साइकिल चाहिए। तो उस जिद के लिए मैं बाहर रोड पे जाके लेट गया कि जब तक मुझे साइकिल नहीं मिलेगी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो उस टाइम पे लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, तो मेरे मदर ने मेरे फादर को लैंडलाइन के थ्रू मैसेज पहुंचाया कि जल्दी घर पे आओ, इसको साइकिल चाहिए, इसने खाना नहीं खाया सुबह से। ये तो मतलब हर बच्चे का होता है, अगर कुछ भी चाहिए तो भाई जिद पे बैठ जाओ। हाँ, तो वो जो इंसिडेंस है आज भी मेरे माइंड में याद है कि मैं उस टाइम पे इस लेवल की चीज़ें करके अपनी बातें मनवा लेता था। अच्छा, आपका बचपन कहाँ पे बीता है? आप कहाँ से हैं? मेरा बोर्न एंड बॉटअप नंगल का है, नंगल डैम का। जी। तो अच्छा, डैम का? नंगल डैम जहाँ पे आपने सुना भी होगा, नियर ऊना भाखड़ा के डैम पास है। हाँ, भाखड़ा डैम के पास। ओके। तो मेरी स्कूलिंग सारी वहीं पे रही है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ मोहाली से हुई है। आई डिड MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो आपने एकदम से आपका जो, अच्छा आपने मार्केटिंग करा है, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग, तो आपने स्टार्टिंग से ही आपने डिसाइड करा था कि आपने सेल्स में जाना है? देखो, सेल्स नो डाउट ब्लड में आ चुका था शुरू से। तो बट अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, रियल एस्टेट मेरी डेस्टिनी है। सोचा नहीं था कि मैं रियल एस्टेट में अपना करियर बनाऊंगा। ये मैं कह सकता हूँ बाय डेस्टिनी बाय लक मैं रियल एस्टेट में आया हूँ। हाँ, इतना जरूर माइंड में था कि सेल्स में जाना है। जी। आपके लिए सेल क्या है? मतलब आपने अगर स्टार्टिंग में पढ़ा है, आपने बोला कि आपको सेल का आपके ब्लड में आ चुका था, तो आपके एक परसेप्शन होती है कि हाँ, तो आपके लिए उस टाइम सेल क्या था? आपने क्या सोचा था सेल के लिए? अकॉर्डिंग आज के टाइम पे ना हर एक सेल है
हम जाने अनजाने में नहीं समझ पाते कि सेल है क्या। जी। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं तो वो भी एक सेल है। अगर कोई वहाँ के काउंसलर्स अगर आपके बच्चों की एडमिशन कर रहे हैं, सेल है। आप मार्केट में कुछ परचेज कर रहे हैं, हम सुबह से लेके शाम तक अगर देखें हम सेल्स एक्टिविटी से एंगेज रहते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर सेल्स की जॉब है तो वही अकेला सेल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा होल डे जो है वो सेल्स में ही जाता है, और मेरे अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट है वो सेल से ही चल रही है। आप अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में कुछ बताएं, आपने कैसे शुरुआत करी? मैं MBA 4th सेमेस्टर में था, मुझे आज भी याद है। तो उस टाइम पे SBP में इंटरव्यूज़ चलते थे, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि वहाँ पे SBP में इंटरव्यूज़ आर गोइंग ऑन, सो यू शुड गो ओवर देयर। तो मैं यहाँ पे आया, मेरी सिलेक्शन हुई, और मुझे बोला गया था कि आपको इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन करना है। तो मैंने अपना जो करियर है, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो SBP में हुई थी। ज़ीरकपुर साउथ सिटी प्रोजेक्ट है, मुझे आज भी याद है, जहाँ पे मेरी शुरुआत हुई थी। और तब से लेके आज तक 13 साल से मैं इसी कंपनी में हूँ। 13 साल किसी एक सिंगल कंपनी को देना खुद में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा क्या था जो आपको SBP ग्रुप ने बांधे रखा 13 साल से? ये अकेला आपका क्वेश्चन नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव जो भी मुझसे मिलता है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या है ऐसा SBP में कि आप 13 साल से SBP में ही हो। बिल्कुल। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको बार बार कंपनी स्विच करनी है तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। मार्केट में एक रिलायबल बिल्डर के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो आई फील ब्लेस्ड कि आई एम पार्ट ऑफ SBP फैमिली, SBP ग्रुप। आज मुझे ये कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा एक फैमिली की तरह मैं अपने आप को ट्रीट फील करता हूँ इस कंपनी में। और इस कंपनी में अगर हम बात करें पिछले 13 सालों में जो डिज़ायर्स, जो गोल्स, चाहे वो मेंटली है, फाइनेंशियली है, वो सारे मेरी इस कंपनी में जो फुलफिल हुए। कभी आपके दिमाग में आया नहीं कि मतलब हम एक टाइम पे आके एक जगह पे आके स्टक सा महसूस करते हैं, फंसा सा महसूस करते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार चल थोड़ा सा बाहर जाके कहीं और ट्राई कर लेते हैं। आपके दिमाग में कभी आया कि मैं कंपनी स्विच कर लेता हूँ, किसी और कंपनी में ट्राई कर लेता हूँ? बिल्कुल, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें आई, लेकिन ये चीज़ें कब आई? जब हम लोग कॉलेज से निकलते हैं, उस टाइम पे हम लोगों का मेंटल लेवल बना होता है कि हम लोगों ने 1-2 साल जॉब करनी है, फिर स्विच करके कहीं और जाएँगे, फिर स्विच करके। बट जब मैंने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करी मार्केट में कि आपको लाइफ में एट लास्ट चाहिए क्या है? आपको चाहिए कि आपको एक आपकी अच्छी फाइनेंशियली आप स्टेबल होने चाहिए, आपकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो SBP में मुझे एक बार भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मेरी ग्रोथ यहाँ पे रुक रही है। जब आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक रही है, देन डेफ़िनेटली आप मार्केट में अदर ऑप्शंस देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ीक्यूटिव लेवल से पे आया था, और आज अगर मैं GM लेवल पे पहुँचा हूँ, इट मीन्स मुझे कभी भी ऐसा जो है फ़ील नहीं हुआ कि मुझे इस कंपनी को छोड़ के किसी और ग्रुप में जाना चाहिए। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे मार्केट में 2000-3000 बिल्डर्स हैं, लेकिन अगर हम रिलायबल बिल्डर्स की बात करेंगे, मार्केट के अच्छे ब्रांड्स की बात करेंगे जो ट्रस्टवर्दी हैं, वो मार्केट में हार्डली 10-15 या 20 ब्रांड होंगे। सो SBP टॉप 5 कंपनीज़ में है। और आज हमें प्राउड फील होता है जब भी अगर हम देखते हैं आज लेह लद्दाख तक हम चल जाएँ या इंडिया के किसी भी कोने में चल जाएँ, हम देखते हैं कि हर जगह SBP की मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है। तो उस टाइम पे हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि वी आर पार्ट ऑफ SBP। पिछले 13 साल से बिल्कुल। यू आर अ पार्ट ऑफ SBP यस, ग्रुप। एग्ज़ैक्टली। आपने जब ज्वाइन करा तो आपने बताया कि आप एक फ्रेशर थे। बिल्कुल। तो जब हम कहीं पे भी स्टार्ट करते तो हमारे लिए सारी चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं, नया सब कुछ, नई चीज़ें सीखनी, नॉलेज गेन करनी। तो आपके लिए मेंटोर कौन था SBP ग्रुप में? देखो, SBP ग्रुप में मैं कहूँगा मेरे एक नहीं बल्कि 2-2 मेंटोर रहे हैं आज तक। जब मैं SBP में 2013 में आया था, तब उस टाइम पे मेरे जो हेड थे वो थे शीशपाल जी। तो शीशपाल जी, जिनका हमारा पहला एपिसोड हो चुका हाँ, है, तो अगर आप देखना चाहते तो आप हमारा पुराना तो एपिसोड देख सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं एज़ ए फ्रेशर एग्जीक्यूटिव लेवल पे आया था। तो मुझे उस टाइम पे रियल एस्टेट का एक आर भी नहीं पता था कि क्या होता है रियल एस्टेट। तो उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया, बताया, टाइम दिया, ट्रेनिंग्स दी, डेवलपमेंट करी। तो उनकी मेंटरशिप के साथ मैंने सेल्स जो है खुद क्लोज करनी शुरू करी। विद द टाइम मेरी प्रमोशंस होती गई और मैं टीम लीडर लेवल तक प्रमोट हुआ। उसके बाद मेरी जो ट्रांसफ़र हुई वो हुई थी मनमी जी के अंडर। ही वाज़ माय प्रोजेक्ट हेड उस टाइम पे।
तो उन्होंने मुझे टीम लीडर से जीएम लेवल तक की जर्नी है वो उन्होंने अपस्केल किया मुझे, तो उसका क्रेडिट मैं उनको दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे विजन्स, मेरे टारगेट्स, मेरे देखने का नज़रिया है ना, अपनी सोच, हर चीज़ के ऊपर वर्किंग करी। उनका शुरू से था मुद्दा कि कुणाल, अगर तूने आने वाले टाइम में मेरी पोजीशन लेनी है, कि आज मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ, आने वाले टाइम में तूने प्रोजेक्ट हेड बनना है, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मुझे डे वन से प्रिपेयर करना शुरू किया। तो ये दोनों जो मेंटर्स हैं, इन दोनों का मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। कुणाल जी, हर सफ़र की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है। कोई भी अगर हम सफ़र स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो जब आपने अपना सेल्स का सफ़र स्टार्ट करा था, आपकी लाइफ में क्या चैलेंज आए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा शालू जी आपने। जब मैंने एसपीपी ज्वाइन की थी, उसके 2 मंथ्स के बाद मेरे एग्ज़ाम्स थे, एमबीए फाइनल ईयर के 4th सेमेस्टर के। तो मेरे लिए 2 चीज़ें थी, अपॉर्चुनिटी भी थी, चैलेंज भी था। चैलेंज ये था कि एमबीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, मुझे उसमें भी अच्छे मार्क्स लेने हैं। अपॉर्चुनिटी ये थी कि एसबीपी एक अच्छी रियल एस्टेट कंपनी है, मुझे यहाँ पे अपने आप को प्रूव भी करना था। बिल्कुल। तो इसको मैंने डे नाइट यहाँ पे हार्ड वर्क किया, अपने आप को प्रूव भी किया, अच्छी सेल्स भी करी, और साइड बाय साइड मुझे कंपनी से थोड़ी सपोर्ट ये भी मिली कि मैं अपनी बुक्स काफ़ी बार एसबीपी के ऑफिस ले आता था। मैंने ऑफिस में बैठ के यहाँ पे स्टडी करी, स्टडी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपने आप को प्रूव भी करके दिया। आपने इतना अर्ली, मतलब आप पढ़ाई के बाद भी नौकरी शुरू कर सकते थे, आपने इन बिटवीन स्टार्ट कर दिया था, पढ़ाई के साथ साथ ही करियर स्टार्ट, उसके पीछे क्या रीज़न था? थोड़ा सा मैं अकेला, जैसे आप काफ़ी बार देखते हैं कि जो अकेला लड़का होता है फैमिली का, है ना, उसके पास जी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जी। फाइनेंशियली भी हर तरफ से। तो मुझे था कि जल्दी से जल्दी मैंने अपने आप को सेटल करना है लाइफ में। अब मेरे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं जल्दी लेके अपनी लाइफ को जल्दी से जल्दी सेटल डाउन करना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं एमबीए करने के बाद पहले 1-2 साल मार्केट में निकलूँ, जॉब सर्च करूँ, अपने करियर के लिए कोई अच्छी कंपनी देखूँ। तो मेरे लिए था कि मैं 4th सेमेस्टर कि मेरी एग्ज़ाम क्लियर होने से पहले-पहले मैं एक अच्छी कंपनी का हिस्सा बन सकूँ। बहुत अच्छी बात है कुणाल जी। आजकल आपने भी देखा होगा, आजकल बच्चे यही कर रहे हैं। मतलब आजकल तो मैं सही बताऊं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों में। जो आजकल की यंग जनरेशन है, जेन ज़ीज़ जो हैं, अगर हम टैलेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हर इंसान, हर बच्चे में एक टैलेंट है, और जो किसी ना किसी फील्ड में खुद को प्रूव भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने खुद को सेल्स इंडस्ट्री में प्रूव किया है, तभी आप आज इस लेवल पे पहुंच पाए। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपने जब आपने शुरुआत करी थी अपने सफ़र की, तो बहुत बार ये होता है कि हमारी चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिनाई मिलता है, बहुत सारी नो मिलती है सुनने के लिए। तो आप उन चीज़ों को कैसे डील करते थे? देखो, जब हम सेल्स की, मार्केटिंग की स्टडी करते थे ना, उस टाइम पे हमें ये चीज़ें क्लियर थी कि सेल्स में नो जो मिलेगा मिलेगा, जी। बट उस टाइम पे एक चीज़ ये भी सिखाई जाती है कि नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब आप ये मुझे आज पता चला है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो जब एक शिद्दत थी कि जो चीज़ ठान ली है वो करके दिखानी है। जब मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जब मैंने पैर रखा, तो मैंने सोच लिया था कि अब कुछ करके बाहर निकलना है, कुछ ऐसे नहीं होगा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो जब भी मुझे नो मिलती थी, तो मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि आज मुझे अब नई लीड्स के ऊपर वर्क करना है, और लीड्स के ऊपर वर्क करना है, और मेहनत करनी है। तो कभी भी उस चीज़ को मैंने बर्डन नहीं समझा कि उस कस्टमर ने मुझे मना कर दिया, डिसअपॉइंट नहीं हुए। डिसअपॉइंट नहीं हुआ। तो मैं नेक्स्ट 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 दिखता रहा। अच्छा कुणाल जी, आपके लिए उस टाइम क्लाइंट बिहेवियर समझना कितना ज़रूरी होता था? देखो, जब मैं एज ए फ्रेशर जब कंपनी में आया था, तब उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स की और आज की अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क आ गया है। उस टाइम पे ये लगा लो कि एक मेंटल लेवल बना हुआ था कि अगर कोई क्लाइंट अगर फैमिली के साथ आ रहा है, तो वो डेफिनेटली प्रॉपर्टी बाय करके जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल आ रहा है, तो वो हो सकता है कि वो सर्वे पे आया हो। तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि एक क्लाइंट आया मेरे पास, तो मैंने देखा कि वो इंडिविजुअल आया, फैमिली के साथ नहीं है। तो आई थॉट कि इसने शायद नहीं लेनी होगी प्रॉपर्टी, सर्वे पे आया होगा। तो मैंने बड़े लाइट वे में उसको अटेंड किया और उसको फ्री कर दिया। और एज जनरल जब मैंने 1-2 दिन के बाद जब उसको फॉलोअप कॉल करी, तो उसने मुझे बताया कि मैं सेम डे आपकी सामने वाली सोसाइटी में कहीं और बुक करवा के चला गया। तो उस समय मुझे बड़ा रिग्रेट फील हुआ,
और मेरे लिए एक लेसन था कि हम किसी भी क्लाइंट को जजमेंटल ना बने। डोंट जज अ बुक हाँ, बाय इट्स कवर। बाय इट्स कवर, डेफिनेटली। तो उस दिन से के बाद मैंने अपनी लाइफ का एक लेसन ला दिया था कि जो भी कस्टमर आएगा उसको अपना 100% देना है, चाहे वो इंडिविजुअल आए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सीनियर हो, कोई भी हो, उसको अपना 100% दे के उसका एसबीपी के लिए एक अच्छा ऑरा क्रिएट करके भेजना है यहाँ से। जिसमें आप खरे उतरे। बिल्कुल। अच्छा कुणाल जी, आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको याद हो कि आपकी फर्स्ट डील क्लोज हुई हो और आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो उसके बाद कोई एक अचीवमेंट? मुझे आज भी याद है 2013 में जब मैं आया था, मेरे आने के 4 से 5 महीने के बाद कंपनी ने एक टारगेट दिया था हम लोगों को 1 करोड़ का। उस टाइम पे 1 करोड़ का टारगेट एक अच्छी अमाउंट होती थी कि मीन्स अगर आप 1 करोड़ का टारगेट अचीव करते हो तो आपके लिए एक अच्छी एप्रिसिएशन होती थी। तो मेरे अच्छा, लिए मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ, आपके लिए वो 1 करोड़ मैटर करता था या आपके लिए उस टाइम पे क्लाइंट की ज़रूरत मैटर करती थी? देखो दोनों चीज़ें हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्लाइंट की जो नीड्स हैं, अगर आप क्लाइंट की नीड अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो सेल्स कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। हमेशा जब भी कस्टमर आता है, हम तो पहले कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो अगर एसबीपी के ऑफिस में आया है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस एक्सपेक्टेशन के साथ एसबीपी के ऑफिस में आया है, उसकी नीड्स क्या है, क्या डिज़ायर है, क्या फ्यूचर गोल है, क्या वो अपनी फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग आया है या उसका पर्सनल कोई एजेंडा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वो प्रोडक्ट जो है उसको कस्टमर को पिच करते हैं। अगर हमारी उसकी एक्सपेक्टेशन और हमारा प्रोडक्ट अगर मैच करता है तो डेफिनेटली सेल क्लोज हो जाती है। जी, आप कंटिन्यू करें, आप एक इंसिडेंस बता रहे थे। हाँ, तो उस टाइम पे कंपनी ने एक टारगेट दिया कि यू हैव 1 टू करोड़ अचीव। कंप्लीट 1 ईयर टारगेट। तो मैं नया था, बाकी सब लोग काफ़ी शिद्दत के साथ लगे कि हमने 1 ईयर करना है। तो मुझे था कि अगर सब कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी? बिल्कुल। बट एज़ ए फ्रेशर था, बट मुझे था कि मैंने करके दिखाना है। तो मैंने डे नाइट उस चीज़ के ऊपर वर्क किया और मैंने वो 1 मंथ में 1 ईयर का टारगेट अचीव किया। और जब मैंने वो टारगेट अचीव किया, मुझे अपने आप पे मेरा जो बिलीव था अपने लिए और बढ़ता गया कि अब मैं इससे ज़्यादा और कर सकता हूँ। सेल्फ बिलीव बहुत हाँ, ज़रूरी होता हाँ, है। बिल्कुल। तो उसके बाद बल्कि जब मैंने वो टारगेट अचीव किया, कंपनी ने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया कि एज़ ए फ्रेशर स्टाफ ने आके जो है ये चीज़ अचीव करी। तो फिर उस खुशी को मैंने घर जाके अपनी मदर के साथ सेलिब्रेट किया, आपके उनको गिफ्ट घरवालों के दिया। लिए वो मोमेंट कैसा रहा? मैंने बल्कि जब वो मेरा टारगेट अचीव हुआ था, तब मैंने सबसे पहले अपनी मदर के लिए गिफ्ट लिया था। अरे वाह! और वो क्या गिफ्ट था कुणाल जी? तो उस टाइम पे मैंने उनको एक रिंग लेके दी थी अपनी मदर को। जी। अच्छा कुणाल जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तब का सिनेरियो और आज का सिनेरियो रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा बदल गया है। रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो आप बताएं, पहले वाले टाइम का और आज का कंपैरिजन आपको क्या फ़ील होता है? अगर मैं बात करूं 2013 से लेके 2025 तक की मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले की जो मार्केट थी वो एंड यूज़र मार्केट थी। 2013 से लेके 2019-20 तक का जो सफ़र था रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, उसमें मैक्सिमम जो जेंट्री थी मार्केट में, वो एंड यूज़र जेंट्री थी, है ना? जिन लोगों का कंसर्न होता था कि हम अपना घर लें ट्राई सिटी में। बट 2020 के बाद की जो मार्केट है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। 2020 के बाद इन्वेस्टर मार्केट की जो एंट्री है, वो बहुत एग्रेसिवली जो है डे बाय डे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे लोगों ने देखा, इन्वेस्टर्स ने देखा कि यहाँ पे जो इनकम है, हम अपनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डे बाय डे प्रॉपर्टीज़ के रेट डे बाय डे इतने सर्ज हो रहे हैं कि हर किसी को लगता है कि अभी राइट टाइम है कि अगर हम आज भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि जिस लेवल की जो रेट्स मार्केट में पहले हम लैक्स में बात करते थे, आज करोड़ में बात कर रहे हैं। तो वो टाइम दूर नहीं है कि जो प्राइसेस चंडीगढ़ में थे, वही प्राइस आने वाले टाइम में मोहाली को टच कर देंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट टाइम टू इन्वेस्ट? देखो मेरे अकॉर्डिंग हमेशा ही राइट टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। काफ़ी लोग जैसे कहते हैं कि यार आज नहीं 6 महीने बाद सोच के ले लेंगे प्रॉपर्टी, 6 महीने, वो 6 महीने कभी भी नहीं आता किसी का। जी। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हम अर्ली स्टेज पे प्रॉपर्टी को बाय करें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाय डे इतनी बढ़ रही है कि बाय करना हर किसी की रीच में शायद ना भी हो। दैट्स वाई आज के टाइम पे रेंटल इनकम वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लिए इन्वेस्टर्स मार्केट में जो है क्रिएट कर रहे हैं रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टीज़।
अच्छा कुणाल जी, आप मेरे को बताएं कि एक जो फर्स्ट टाइम बायर होता है उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती है जब वो घर ढूंढ रहा होता है, तो आप उस फर्स्ट टाइम बायर के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, जो फर्स्ट टाइम बायर होता है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मान लो मैं एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का नहीं हूँ, है ना, मैं एक सिंपल कोई आईटी प्रोफेशनल या कुछ जी। और हूँ, है ना। तो अगर मैं अपने लिए घर देखने जाऊँगा, मैं क्या चीज़ देखूँगा? सबसे पहले मैं देखूँगा कि मेरी फैमिली के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक सिक्योरिटी, कि मेरी सिक्योरिटी। फैमिली के लिए एक अच्छी सिक्योरिटी हो सोसाइटी में, मेरे बच्चे के लिए ग्रीन बेल्ट हो वहाँ पे, पार्क्स हो बच्चे के लिए, मेरे खुद के लिए वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग स्पेस हो, नियर बाय एरिया में मेरे बच्चे के लिए स्कूल्स वगैरह है नहीं है, नियर बाय एरिया में मार्केट्स हैं, बैंक्स है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई चैलेंज तो नहीं है, और उस एरिया में नेबरहुड कैसा है, जिस सोसाइटी में मैं आ रहा हूँ वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कौन है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो है मैटर करती है कोई भी घर लेने से पहले। फिर मैटर करेगा आपका बजट, कि आप किस बजट, आपका इनकम ग्रुप क्या है, आपकी सैलरी प्रोफाइल ब्रैकेट में है, आपका कितना लोन हो सकता है, उस अकॉर्डिंग आप किस बजट की प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। तो जी। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद हम एक प्रॉपर्टी का प्लान कर सकते हैं। और उसके लिए एक बिल्डर का बैकग्राउंड देखना कितना ज़रूरी है? ये तो अट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्डर का बैकग्राउंड देखना। उसका रीज़न क्या है, मार्केट में जो ब्रांड है, कभी भी जी। कोई ब्रांड, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 2 दिन, 3 दिन या 2 महीने या 2 साल में बन जाता है। ब्रांड को एक बनने में, एस्टैब्लिश होने में सालों-साल लग जाते हैं। बिल्कुल। और ब्रांड कभी भी कोई मार्केटिंग से नहीं बनता, ब्रांड बनता है अपनी डिलीवरी से, कि उस ब्रांड ने, उस बिल्डर ने किस लेवल की डिलीवरी दी है। लाइक एन एग्जांपल, मैं एसबीपी की बात करूं, आज एसबीपी कोई 2 साल या 3 साल में ब्रांड नहीं बना है। आज एसबीपी को मार्केट में 17 साल हो गए। 17 बिल्कुल। साल का टेन्योर एक बहुत बड़ा ब्रांड बहुत बड़ा टाइम होता है, जिसमें एसबीपी ने 28 प्लस प्रोजेक्ट मार्केट में डिलीवर किए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो, आप ब्रांड सिलेक्शन जरूर कीजिए कि वो ब्रांड कैसा है, उस ब्रांड की हिस्ट्री क्या है, मार्केट में आता है कि उस बिल्डर ने किस लेवल की डिलीवरीज दी है, उस बिल्डर का फ्यूचर विजन क्या है, उसने आने वाले टाइम में किस लेवल की डिलीवरीज की प्लानिंग है। आज एसबीपी को मार्केट में लोग ट्रेंड सेटर बोलते हैं, कि एसबीपी डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई प्लानिंग के साथ, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप कर रही है, नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं। आज लोग अगर एसबीपी में आते हैं तो वो घर की बात नहीं करते, घर कैसा है, वो पूछते हैं कैंपस कैसा है, कैंपस की फैसिलिटीज़ क्या है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, क्या क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी में। जी। सो दिस इज़ द डिफरेंस। थैंक यू सो मच कुणाल जी, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए। अच्छा कुणाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल जो रिवाज चल रहा है फ्लैट्स का, पहले लोग अपना एक कोठी प्रेफर करते थे, पर आज की डेट में मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो फ्लैट सिस्टम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, जो प्लॉटिंग का जो कंसेप्ट है, जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री जब ट्राई सिटी में नई नई शुरू हुई थी, उस टाइम पे प्लॉटिंग का ही कंसेप्ट था। उस टाइम पे लोगों को फ्लैट कल्चर समझ में नहीं आता था जी। कि व्हाट आर फ्लैट्स, फ्लैट्स होता क्या है। उनको ये समझ में आता था कि अपनी ज़मीन, अपनी छत। उनका, हमारे पास भी लोग उस टाइम पे आते थे, तो वो कहते थे कि यार कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जिसमें अपनी छत हो, अपनी ज़मीन हो। बिल्कुल। विद द टाइम लोगों को अंडरस्टैंड हुआ कि जो ये प्लॉटिंग वाली जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे वो ओपन टाउनशिप होती हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे कोई सोसाइटी गेटेड नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जी। है ना, कोई ग्रीन पार्क्स नहीं होते, क्लब्स नहीं होते। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि अगर हम स्मार्ट सिटी में आ रहे हैं, तो हमें स्मार्ट सिटी के कल्चर को भी अडॉप्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लोगों को मिलेगा, वो कभी भी प्लॉटिंग वाले कल्चर में उस लेवल की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो दैट्स वाई अब लोगों को डे बाय डे पता लग रहा है कि सोसाइटी में आने के क्या बेनिफिट्स हैं। जो सोसाइटी कल्चर है, एक्चुअल में आपको फ्लैट सिस्टम में आके पता लगता है। आपके पास जो आपका यूज़र है आज की डेट में, एंड यूज़र, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती है? फ्लैट्स? डेफिनेटली आज के टाइम पे 80-85% जो जेंट्री है, वो फ्लैट्स की तरफ मूव ऑन हो चुकी है, क्योंकि आज के जो एंड यूज़र है, उसके लिए जो मेन कंसर्न है वो फैमिली है। जी। आज के टाइम पे कोई भी घर लेने आता है तो उसके लिए पहला कंसर्न होता है कि फैमिली। मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। और बिल्कुल। उनकी फैमिली की नीड्स क्या होती है? उनकी फैमिली की नीड्स होती है, एक अच्छी टाउनशिप गेटेड हो, वहाँ पे 100% बैकअप हो, ग्रीन बेल्ट अच्छी हो, क्लब हो, पार्क हो, पार्किंग की कोई समस्या ना हो, पार्किंग प्रॉपर हो वहाँ पे, जी। जो लोकेशन है प्रॉपर्टी की वो ऑन रोड लोकेशन हो, नियर बाय एरिया में मार्केट्स हो, कमर्शियल्स हो। तो ये सारी नीड्स होती हैं उन लोगों की।
कुणाल जी, हम आज के ट्रेंड में बहुत सुनते हैं लो राइज हाई राइज कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपकी लिए प्रेफर्ड क्या है, अगर आप हमारे ऑडियंस को भी बताना चाहें, लो राइज या हाई राइज? देखो, जब रियल एस्टेट की ट्राई सिटी में शुरुआत हुई थी तब लो राइज से ही शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे हाई रेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ बिल्डर्स थे जिन्होंने शुरुआत करी थी हाई रेस की। तो मैं कहना चाहूँगा कि अब जो आने वाला टाइम है वो हाई रेस का ही टाइम है। उसके 2-3 बड़े रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आज लोगों का जो मेंटल लेवल है वो चेंज हो चुका है। आज से 10 साल 15 साल पहले लोगों का मेंटल लेवल था कि हमें हाइट्स का फ़ोबिया है, जी। क्योंकि उन लोगों का उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं था। बट आज काफ़ी लोग हम काफ़ी बार देखते हैं जो लोग टेनेंट्स हैं जो रेंट पे रह रहे हैं, तो जब वो हाइट पे जाके रहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस बेटर लगता है कि वहाँ पे हाइट पे जाके व्यू दूर तक का पूरी सिटी का आपको मिलता है। आपको लाइट की क्रॉसिंग, वेंटिलेशन इस लेवल का अच्छा एक्सपीरियंस बेटर बनता है। तो ये एक्सपीरियंस डे बाय डे लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है। पहले क्या ट्रेंड था कि हाई रेस का जो ट्रेंड है वो जो अदर मेट्रो सिटीज़ है लाइक बैंगलोर, नोएडा, दिल्ली, वहीं पे था। वहीं पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, जी। क्योंकि यहाँ पे ट्राई सिटी के लोग मैक्सिमम लोग सोचते थे कि नहीं यार, हमें हाई रेस नहीं चाहिए, हमें लो रेस फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक ही रहना है। बट पिछले 4-5-7 साल से हम क्या देख रहे हैं, अब लोगों का टेस्ट जो है टोटली चेंज हो चुका है। अब मैक्सिमम लोग जो है मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। आज से 1 डेढ़ साल पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था खरड़ में, मोहाली में, सिटी ऑफ ड्रीम्स सुपर ट्री के नाम से। जी। वो हमारी उस रीजन की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, 29 स्टोरी बिल्डिंग। और अब यकीन मानिए, जिस दिन हमने लॉन्च किया था उस दिन सबसे पहले जो टॉप फ्लोर्स थे वो सबसे पहले सोल्ड आउट हुए। अच्छा। तो ये एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा भी और कस्टमर्स का भी, कि मार्केट में अब लोगों का जो टेस्ट है वो चेंज हो चुका है। अब वो लो राइज की बजाय हाई राइज की तरफ ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं। आपको क्लाइंट बिहेवियर में क्या डिफरेंस दिखता है पिछले, अगर हम 10 साल की बात करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्लाइंट्स की जो नीड्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो डे बाय डे चेंज हो वो रही किस हैं। तरफ को बढ़ रही है, लग्जरी? अब वो जो लोग हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो फ्लैट के लिए नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक जो फ्लैट है, जो 4 दीवारी फ्लैट, वो कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। अब लोगों का कंसर्न ये होता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में जाएं जहाँ पे बच्चों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लाइक बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वहीं पे हो। अगर उनके पेरेंट्स अगर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए वहाँ पे ओपन एयर जिम का कंसेप्ट हो, योगा क्लासेस हों, एरोबिक्स का वहाँ पे एरिया अलग से बना हो, ग्रीन बेल्ट अच्छे लेवल की मेंटेन हो, जिम्नेज़ियम वहाँ पे हो, पूल हो, अच्छे लेवल की फैसिलिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छे लेवल का हो। वहाँ पे सर्विसेज़ के लिए कोई चैलेंज ना आए, लाइक अगर आपको मेंटेनेंस में इश्यू आए तो ऑन कॉल आपका विद इन आवर और 2 आपकी रेजोल्यूट। जो इश्यूज़ हैं वो साथ के साथ सॉर्ट आउट हो जाए। तो लोग आज के टाइम पे जो बिलीव करते हैं वो सर्विसेज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि हम ऐसे बिल्डर पे जुड़े जहाँ पे उनको जो सर्विसेज़ हैं उसमें कभी गैप ना मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जो क्वालिटी है वो इस लेवल की बिल्डर से ले कि उनको बार-बार कंप्लेंट्स ना इश्यू करनी पड़े। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इवन कि एसवीपी ग्रुप और जो मार्केट के जो अच्छे ब्रांड्स हैं, दे आर यूजिंग विमान कंस्ट्रक्शन, ताकि कस्टमर्स को बार-बार उस लेवल की इश्यूज़ ना आएँ। अच्छा, कुणाल जी, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं रियल एस्टेट की, ट्राई सिटी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, हुँ, बहुत हुँ, अच्छा हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। तो आपके हिसाब से कंपैरिजन क्या है 10 साल का ट्राई सिटी में रियल एस्टेट का? मैंने एक चीज़ अपने सामने ही देखी है, एयरपोर्ट आपने रोड। रियल एस्टेट सेक्टर को ट्राई सिटी में ग्रो होते हुए देखा है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब 2013 में एयरपोर्ट रोड का काम शुरू हुआ था, जी। तो उस टाइम पे हम लोग कस्टमर्स को कन्विंस कर रहे थे कि ये एयरपोर्ट रोड एक ऐसी रोड है, जिससे मार्केट में एक बहुत अच्छे लेवल का बूम आएगा। तो उस टाइम पे लोगों को था कि ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस था नहीं ऐसा कि बिल्कुल। ट्राई सिटी में सच में इस लेवल का बूम आएगा। तो जैसे से वो एयरपोर्ट रोड डेवलप होती गई, जो रेट्स थे वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मल्टीप्लाई होने शुरू हो बिल्कुल। गए। तो लोगों को ये दिखना शुरू हो गया कि ट्राई सिटी में जो डेवलपमेंट है, उसका इफ़ेक्ट जो प्रॉपर्टी की जो रेट्स हैं, वो डेली के रेट बनने शुरू हो गए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोग आज आ रहे हैं तो कुछ रेट है, कल आ रहे हैं तो कुछ और रेट है। वो ट्रेंड डे बाय डे बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही डेवलपमेंट है। और अब मैं अगर नई डेवलपमेंट्स की बात करूँ तो आज के टाइम पे एक भारतमाला एक्सप्रेसवे है जो खरड़ मोहाली एरिया से लिंक करता है। वहाँ पे नई डेवलपमेंट्स उस रोड की वजह से उस एरिया में रेट्स बहुत सर्ज हो रहे हैं। एयरपोर्ट रोड की जो कनेक्टिविटी है,
पहले अकेली मोहाली से ज़ीरकपुर तक की थी, अब पूरे मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़ हर तरफ हो चुकी है। तो जिससे लोगों को ट्राई सिटी रिंग की तरह लगता है, जिससे वो कहीं पे भी ईज़िली जा सकते हैं, चाहे वो मोहाली जा सकते हैं, चंडीगढ़, पंचकुला। उनके लिए ट्राई सिटी का जो एक्चुअल जो मीनिंग है वो आज कंप्लीट हुआ है कनेक्टिविटी के बाद। जी। अच्छा, आप कोई ऐसा सेक्टर जो बहुत ज़्यादा ग्रो करा हो ट्राई सिटी में? कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसी जगह जो आपको लगता हो? देखो, मैंने अपने सामने खरड़ की, मोहाली की मार्केट को बहुत फ्लरिश होते देखा है, क्योंकि उस मार्केट में लोगों ने आज तक प्लॉट कोठी कल्चर से नहीं निकल पाए थे लोग। अब आज वही एरिया है जहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स आ रही है, टॉलेस्ट टावर्स आ रहे हैं। आज वहाँ पे लोग आके डिमांड करते हैं कि हमारी ये प्रेफर्ड लोकेशन है, क्योंकि मोहाली एरिया बहुत एक पीसफुल सा एरिया है, जी। वेल कनेक्टेड टू चंडीगढ़, ज़ीरकपुर और सभी स्टेट्स की वहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी है। तो लोगों की यार डिमांड है। इवन कि पहले एक ऐसी सोच होती थी कि हम लोग सोचते थे कि दिल्ली का कस्टमर नहीं आता। अब कनेक्टिविटी मोहाली की दिल्ली से इस लेवल की बन चुकी है ड्यू टू द भारतमाला एक्सप्रेसवे और अदर कनेक्टिविटीज़, कि आज दिल्ली क्या पूरा नॉर्थ इंडिया कस्टमर की प्रेफ़रेंस है कि हमारा नियर बाय मोहाली में अपना घर हो। जी। कुणाल जी, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सुनने में बहुत ज़्यादा फ़नी लगते हैं, बट उनके जो जवाब होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैं आपसे कुछ ऐसे ही सवाल पूछूंगी जिसके आपको कुछ कम शब्दों में आंसर देना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप सेल्स के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर सेल्स का बहुत प्रेशर है। तो मेरे अकॉर्डिंग कभी भी सेल्स प्रेशर के साथ नहीं होती, बर्डन लेके कभी सेल्स नहीं होती। सेल्स प्रोसेस के साथ होती है। अगर आपकी सेल नहीं हो रही, हाउ पार्ट के ऊपर वर्क करो। यू शुड बी डेडिकेटेड, यू शुड बी पैशनेट टुवर्ड्स योर वर्क। अगर आप डेडिकेशन के साथ पैशनेटली अगर वर्क करोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कभी बर्डन फील नहीं होगा। बर्डन कब फील होता है हम लोगों को, प्रेशर कब फील होता है? जब हम फ्री बैठे हो सोच रहे हैं सेल नहीं हुई, सेल नहीं हुई, है ना? इस चीज़ को हम बार-बार सोचते हैं। कभी भी हम लोगों ने अगर आप अपने आप को अगर आपने वर्कहॉलिक रखा हुआ है, जी। अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है और हम सोच रहे हैं कि यार मैंने ये जो मेरी सेल है वो इस वज़ह से क्लोज़ नहीं हुआ। अगर मैंने हाउ पार्ट पे वर्क कर लिया कि मैं कैसे इसको जो है और बेटर तरीके से लीड्स को जनरेट करके, विज़िट्स करवा के मैं सेल्स अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो हम लोगों को कभी भी प्रेशर फील नहीं होगा। एक दिन के लिए अगर आपको रियल एस्टेट छोड़कर किसी और इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो आप क्या ज्वाइन करेंगे? पायलट। पायलट आपका इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट, जब मैं व्हेन आई वाज़ किड, तो मैं जब देखता था कि प्लेन्स ऐसे ही जाते हैं, तो मुझे बड़ा एक मन में क्रेज़ था कि काश मैं भी एक बार जो है ये जर्नी जो है एक्सपीरियंस करूँ, कि कैसे ये लोग ड्राइव करते हैं। तो मुझे ऐसा था उस टाइम पे मेरा एक क्रेज़ था कि मैं इस फ़ील्ड में जाऊँगा, लेकिन एनी हाउ किसी रीज़न की वज़ह से मैं उस चीज़ में नहीं जा पाया। अच्छा, हमने सुना है कि आपकी जो टीम है वो आपको सेल्स का सुल्तान बुलाती है। तो इस टाइटल के पीछे क्या राज है? ये मेरी टीम का प्यार है, सबसे पहले उनका ट्रस्ट है। क्योंकि जब मैं अकेली अपनी टीम इंडिविजुअली हैंडल करता था, तब मैं देखता था कि मेरी टीम के लोग मुझे कहते थे कि सर आज हमारी विजिट्स अच्छी हैं, आज आपने क्लोज़ करनी है। तो ये टोटली उनका ट्रस्ट है, विश्वास है कि उनको पता है कि अगर मैं इनके साथ अगर कस्टमर बिठाऊँगा, तो डेफ़िनेटली वो क्लोज़र निकल आएगा। अच्छा, आपके हिसाब से आपकी कोई फेवरेट सिटी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें? डेफ़िनेटली मोहाली। आप किसे प्रेफ़र करते हैं? सेल कॉल या फिर फ़ेस टू फ़ेस फ़ेस टू मीटिंग? फ़ेस मीटिंग। ऐसा क्यों? देखो, जो चीज़ें आप फ़ेस टू फ़ेस बैठ के अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपने क्लाइंट के इमोशंस को, उसके क्या सेंटीमेंट्स हैं, किस पर्पस के साथ वो आ रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो हमेशा फ़ेस टू फ़ेस ही हम बैठ के समझ सकते हैं। ओवर द फ़ोन आप काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो आप नहीं समझ सकते कि कस्टमर के बैक ऑफ द माइंड क्या प्लानिंग है, क्योंकि जो डिटेल डिस्कशन होती है हमेशा फ़ेस टू फ़ेस है। क्या आप मेरा पॉडकास्ट ओवर द फ़ोन कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एसबीपी का बेस्ट प्रोजेक्ट आपके हिसाब से? एसवीपी सिटी ऑफ ड्रीम्स मोहाली। ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है सिटी ऑफ ड्रीम के बारे में। हुँ। ऐसा क्या खास है उस प्रोजेक्ट में? देखो, उस एरिया में एसवीपी एक ट्रेंड सेटर के नाम पे वहाँ निकल के आया। एसवीपी की जो अफोर्डेबल से जो प्रीमियम की जो जर्नी जो ट्रांसफ़ॉर्म हुई, वो एसवीपी सिटी ऑफ ड्रीम से हुई। क्योंकि लोगों ने 2016 के बाद एसवीपी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। पहले लोग एसवीपी को एक अफोर्डेबल बजट हाउसिंग के लिए जानते थे। उस नज़रिए से देखते थे कि एसवीपी में अगर हम घर लेंगे, तो दैट्स लाइक अफोर्डेबल और बजट होम्स।
2016 के बाद लोगों ने, जिन लोगों के कंसर्न थे कि हम एक सोसाइटी अच्छी लग्जरी हो, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो एसबीपी सिटी ऑफ ड्रीम्स की जो डिलीवरी है वो अपने आप में एक बेंचमार्क क्रिएट हुई उस रोड के ऊपर। एक फनी क्वेश्चन है, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी को अपनी सेल्स टीम में हायर करना हो तो वो कौन होगा? आमिर खान। मिस्टर परफेक्शन। मिस्टर परफेक्शन, एग्जैक्टली। इसलिए देखो, या आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट भी है, जो मैंने, हर किसी का कोई ना कोई एक फेवरेट एक्टर होता है, तो मैं आमिर खान को अपना फेवरेट एक्टर मानता हूँ। अच्छा कुणाल जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। हमारे पॉडकास्ट में जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं हम सबसे पूछते हैं, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी पूछना इसलिए भी है क्योंकि एसबीपी ग्रुप जो है वो एक फैमिली की तरह बन गई है। उसमें जो भी जुड़ता है वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है, फैमिली मेम्बर बन जाता है। तो यहाँ पे रह के बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए स्पेशल हैं। आपके लिए भी होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे मोमेंट्स होंगे। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं, यादगार मोमेंट्स बन जाते हैं, वो क्या है आपका? मेरे शालू जी, एक नहीं, मैं 2 मोमेंट्स जो है शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जी। पहला मोमेंट है कि मेरी जो मैरिज है वो एसबीपी में, जब मैं एज ए टीम लीडर प्रमोट हुआ था, तो उसके जस्ट आफ्टर अ मंथ हुई थी। अरे वाह! फिर तो एसबीपी ग्रुप आपके लिए लकी साबित हुआ। हाँ। और सेकंड मोमेंट है कि आफ्टर मैरिज मेरी वाइफ का हमेशा मुझसे एक कंसर्न रहता था कि आपने कभी भी एसबीपी का कोई इवेंट जो है उसमें आप हमें लेके नहीं जाते हो, आप बड़ा बिजी रहते हो, जी। आपने कभी दिखाया नहीं वहाँ का कल्चर एसबीपी का। तो लास्ट ईयर एसबीपी ने एक संकल्प इवेंट किया था दिवाली के टाइम पे। उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि अपनी फैमिलीज को लेके आना है। बिल्कुल। तो मेरी वाइफ वाज वेरी हैप्पी कि हम सब इकट्ठे जो है एसबीपी के इवेंट में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो एक मेमोरेबल मेरे लिए वो मोमेंट था कि जिसमें मेरी वाइफ और मेरी डॉटर हम सब इकट्ठे थे। वाओ! आई थिंक एसबीपी ग्रुप का एक बहुत बड़ा इनिशिएट था कि जब मैं अपने सुनने वालों को भी बताना चाहती हूँ, एसबीपी ग्रुप में अभी इस टाइम पे मुझे लगता है 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और जो वो इनिशिएट था जिसमें एसबीपी ग्रुप के 500 एम्प्लॉयज़ तो थे, प्लस उनके जितने भी घर वाले थे वो सारे उस इवेंट में आए थे, और एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर था जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने एक दूसरे को जाना था, एक दूसरे की फैमिलीज से मिली थे। तो शायद वो एक पर्सनल टच होता है जो हम हमेशा चाहते हैं कि हमें हमारे वर्क प्लेस में मिले जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और हमारी जो फैमिली होती है उनके लिए भी एक वो प्रूफ बन जाता है कि उन्हें एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ यार, हमारा जो घर का इंसान है, जो अर्निंग पर्सन है, वो कहाँ काम कर रहा है। बिल्कुल, तो वो एग्जैक्टली। बहुत अच्छा इनिशिएट था। कुणाल जी, आपसे बात करके, आपके बारे में जान के, और आपने जितनी भी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी, बहुत अच्छा लगा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ थैंक यू कि आप शालू जी। हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक आप यू। कुछ अपनी वर्डिंग्स जो हमारे लिसनर्स को बोलना चाहते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे प्रॉपर्टी बाय करने से पहले एक ब्रांड सिलेक्शन एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं एसपीपी ग्रुप के जो सीएमडी है मिस्टर अमनदीप सिंगला सर, है ना, जो कंपनी के एमडी भी हैं, ओनर भी हैं, उनके विजन्स के बारे में बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने आज तक जो विजन्स प्लान किए, जो प्लानिंग के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, वो एज़ पर द कमिटमेंट डिलीवर किए। तो मार्केट में ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ के जो ओनर्स हैं, वहाँ के जो एमडीज़ हैं, उनके क्या विजन्स हैं, किस प्लानिंग के साथ वो मार्केट में प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। एट लास्ट मैं बताना चाहूँगा, एसबीपी ग्रुप अकेला सपने नहीं दिखाता, वो हकीकत से भी रूबरू करवाता है। सो टू गेट बेटर एक्सपीरियंस यू शुड विजिट इन एसबीपी's ऑफिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच कुणाल जी, आज के एपिसोड को इतना अच्छा बनाने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू शालू जी फॉर द इनविटेशन। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो जानकारी लेके आए जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए हर कहानी लेकर आए जो एक बिल्डिंग के पीछे छुपी हुई है। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ भी चीज़ें हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं, हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, एक और बात, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।